विराज अदिति और रूपा को लेकर बाहर आ गया था। विराज की मां रूपा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने गाड़ी के पास पहुंचते ही विराज से कांपती हुई आवाज में कहा, ये सब तूने क्यों किया विराज? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि अब ये सब लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं? अपनी मां को इस तरह डरते देख विराज ने कहा, मां जब तक मैं आपके साथ हूं आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो जरूरी था। यह सुनते ही अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, जरूरी था? भाई जरूरी तो आपका उस वक्त हमारे साथ होना भी था, मगर आप कहां थे? आपको आइडिया भी नहीं है इन 7 सालों में हम कैसे जी रहे थे। अदिति की आंखों में उसके इतने सालों का दर्द साफ नजर आ रहा था। विराज को यह समझ आ चुका था कि उसकी वापसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली थी। विराज ने रूपा और अदिति की तरफ देखकर कहा, मैं 7 सालों से यहां नहीं था, मगर अब हूं। और अब जिस जिस इंसान ने आप दोनों और सानवी को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उन सब का हिसाब करूंगा। विराज की इस बदली हुई शख्सियत और उसकी आंखों की आग देखकर अदिति चुप हो गई थी। यह उसका वो भाई नहीं था जिसे वो जानती थी, यह कोई और था। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। विराज ने गाड़ी में बैठने से पहले खन्ना विला की तरफ देखकर अपने मन में कहा, दादाजी आपने मुझे जंग में मौत के लिए भेजा था, पर आप भूल गए थे जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। असली जंग तो अब शुरू हुई है और इस जंग का अंत मैं लिखूंगा। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, मैं आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगा। विराज के इन इरादों से अनजान पूरी खन्ना फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सबकी आंखों में बेचैनी थी, मगर इस बेचैनी की वजह विराज नहीं था। वो सब वज्र के आने का इंतजार कर रहे थे। हरीश खन्ना ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, वज्र किसी भी वक्त आता होगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। याद रखना आज की डील हमारे लिए कितनी जरूरी है, उसकी एक हां और इस शहर पर हमारा राज शुरू। अपने पिता की बात सुनकर यशवेंद्र ने अपनी नाक में रुई डालते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक शानदार स्कॉच का इंतजाम कर लिया है, वो खुश हो जाएंगे। तभी शमा ने आगे आकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी आप मुझ पर सब कुछ छोड़ दीजिए, वज्र को खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। हरीश चुपचाप सबकी बातों को सुनते हुए बार बार घड़ी देख रहा था। तभी उसने यशवेंद्र से कहा, तुम पता करो ना कि वो कहां रह गए, कम से कम जब वो यहां पहुंचे तो हम बाहर उनका स्वागत तो कर पाए। यशवेंद्र ने तुरंत अपने सोर्स को फोन किया और उससे फोन पर बातचीत करने लगा। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पूरा टाइम यही था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन तक मैसेज पहुंचाओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हरीश और बाकी लोग एकदम ध्यान से इन सब बातों को सुन रहे थे। यशवेंद्र ने फोन काटकर हरीश की तरफ देखकर कहा, वो डैड वज्र तो यहां आकर चले भी गए। ये सुनते ही हरीश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहां आए थे तो हमसे बिना मिले कैसे चले गए? पूरा परिवार अब सोच में पड़ गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। तभी शमा के मन में एक ख्याल आया। उसने मासूम बनते हुए कहा, पापा जी कहीं इसमें भाभी जी का हाथ तो नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि वही लोग घर से बाहर गए थे, कहीं तभी वज्र आए हों और उन लोगों ने वज्र से ऐसा कुछ कह दिया हो कि वो यहां से चले गए हों। यह सुनते ही हरीश का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। उसने पास में रखा महंगा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, विराज और उस मनहूस औरत ने सब बर्बाद कर दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं विराज अपनी मां और बहन को लेकर एक टूटे फूटे घर के सामने जाकर रुक गया था। यह घर उसकी यादों वाले घर से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर सीलन, दरवाजे पर जंग और माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। घर को देखते ही विराज ने अपनी मां और बहन को देखा तो उनकी आंखों में बसी बेबसी और इतने सालों का दर्द उसे एक पल में महसूस हो गया था। उसने अपने अंदर के तूफान को दबाते हुए कहा, यह हमारा घर है। विराज की बात सुनकर रूपा ने कुछ नहीं कहा, बस शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका लिया था। विराज ने अदिति की तरफ देखकर उससे पूछा, पापा वाला घर कहां गया अदिति? हमारा घर? यह सवाल सुनते ही रूपा की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। अदिति ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, कौन सा घर भाई? मैंने कहा था ना, अभी आपको आइडिया भी नहीं है कि 7 सालों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तभी विराज ने अपनी मां की तरफ देखा तो रूपा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे चाचा ने वो घर बहुत पहले ही हड़प लिया था।
जिस दिन तुम्हारे दादाजी ने हमें विला से निकाला, उसी रात तुम्हारे चाचा ने हमें अपने खुद के घर से भी निकाल फेंका। पापा जी ने भी यही कहा था कि इस घर पर अब उनका हक है। विराट चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। मां के शब्द पिघले शीशे की तरह उसके कानों में उतरते जा रहे थे। जिस पिता की यादें ही उसकी आखिरी दौलत थी, अब उनका घर भी छिन चुका था। तभी विराज को कुछ याद आया। उसने एक पल सोचते हुए रूपा से कहा, मां, सानवी कैसी है? मैं जानता हूं कि बहुत साल हो चुके हैं, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वो खुश तो है ना? उसको पता है क्या कि मैं वापस आ गया हूं? यह सुनकर अदिति ने कांच की तरह तेज चुभने वाली आवाज में अपने सालों के गुस्से को निकालते हुए कहा, वाह भाई वाह, जिस लड़की की आत्मा को हर रोज नोचा गया हो, आप उसकी खुशी की बातें करते हो। आपको पता भी है कि आपके जाने के बाद उनके साथ उनके परिवार ने क्या क्या किया है। सानवी और कोई नहीं बल्कि विराज की पत्नी थी। विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति ये सब क्या बोल रही है। उसने अपनी मां की तरफ देखकर पूछा, ये अदिति क्या बोल रही है? ऐसा क्या हुआ है सानवी के साथ? तभी रूपा ने मायूस आवाज में कहा, उस लड़की के साथ तो बेटा सबसे ज्यादा गलत हुआ है। उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी और तुम उसे छोड़कर चले गए। इस सदमे से उसके दादाजी भी गुजर गए थे। उसके बाद उसके परिवार ने उसको बहुत टॉर्चर किया। दरअसल जब 7 साल पहले विराज सब कुछ छोड़कर चला गया था, तो सानवी की दादी उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर सानवी मान नहीं रही थी। उसकी दादी ने उसके ऊपर चीखते हुए कहा था, अरे तेरा वो भगोड़ा पति वापस नहीं आने वाला, लिख के ले ले तू मुझसे। कब तक उसकी विधवा बन के बैठी रहेगी? इज्जत का जनाजा निकाल दिया तूने। सानवी को नहीं मालूम था कि विराज क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया था। उसने अपनी सिसकियों को दबाते हुए कहा, विधवा नहीं हूं मैं दादी, मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल विराज लौटकर जरूर आएगा। मैं तब तक उसका इंतजार करूंगी। दादी ने उसको बीच में रोकते हुए कहा, अब तेरे दादा जिंदा नहीं है जो तेरा ये सब नाटक सहेंगे। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे वो लड़का हीरा है, तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। इस घर से तेरी डोली उठेगी चाहे तेरा मन हो या ना हो। यह सुनकर सानवी ने चीखते हुए कहा, तो फिर मेरी लाश को ही उठाकर ले जाना उस डोली में। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस मांग में मैंने विराज के नाम का सिंदूर लगाया है। मैं मर जाऊंगी पर इसमें कोई दूसरा नाम नहीं लगने दूंगी। यह सुनते ही उसकी दादी ने उसे थप्पड़ मार दिया था। सानवी के साथ हुई इन सब बातों को सुनकर विराज की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। वो इन सब के लिए अपने आप को दोषी मान रहा था। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी सानवी कहां है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। विराज की बात सुनकर रूपा ने उसको पूरी बात बताते हुए कहा, सानवी यहां पर नहीं है, वो इस वक्त अपने ऑफिस में होगी। रूपा की यह बात सुनकर विराज चौंक गया था। ऑफिस में मतलब सानवी जॉब करती है? तभी अदिति ने बीच में बोलते हुए कहा, भाभी जॉब नहीं करती, उनका बिजनेस है। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ एक फैशन ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट किया है। विराज को पहले सानवी ने अपने इस सपने के बारे में बताया था कि उसको फैशन इंडस्ट्री में काम करना था। विराज ने एक गहरी सांस लेकर उन दोनों से कहा, चलो सानवी का सपना तो पूरा हुआ। यह सुनकर रूपा और अदिति एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। इससे पहले कि विराज कुछ पूछता, रूपा ने कहा, नहीं बेटा, कोई सपना पूरा नहीं हुआ उस बेचारी का। सालों से सानवी ही हम सबका खर्चा चला रही थी, मगर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी कंपनी सावीरा क्रिएशन अब बंद होने वाली है। यह सुनकर विराज को बहुत दुख हुआ। इतने सालों से सानवी इतना सब कुछ सह रही थी। तभी उसने हड़बड़ी में अपनी मां से कहा, मां, मैं अभी सानवी से मिलने जा रहा हूं। यह कहकर विराज तुरंत वहां से निकलकर सीधा सावेरा क्रिएशन के ऑफिस पहुंच गया था। जैसे ही वो वहां अंदर जाने लगा तो बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड ने उसको रोकते हुए कहा, किधर बॉस, किधर, कहां घुस रहे हो? विराज को इस वक्त सानवी से मिलने की जल्दी थी। उसने उस बॉडीगार्ड से हड़बड़ी में कहा, मुझे सानवी से मिलना है, मैं उनका। मगर इससे पहले विराज की बात पूरी हो पाती, उस बॉडीगार्ड ने बीच में टोकते हुए कहा, तू कोई भी क्यों ना हो, सानवी मैडम बिजी है, बाद में आना। विराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप उनको जाकर बोलिए कि विराज मिलने आया है। मैं उनसे 7 साल पहले। यह सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने घटिया तरीके से हंसते हुए कहा, ओहो, सानवी मैडम का पुराना आशिक लगता है भाई। 7 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया। अब वो तेरी नहीं, वाधवा साहब की अमानत है। अंदर मीटिंग चल रही है, बिस्तर वाली मीटिंग। यह सुनते ही विराज की सांसें तेज हो गई थी। उसने सीधा उस बॉडीगार्ड को कॉलर से पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, क्या बोला तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई सानवी के बारे में ऐसा कहने की?
इससे पहले कि वो बॉडीगार्ड कुछ और कहता, विराज ने उसे सीधा दीवार पर फेंक दिया था। तभी दूसरा बॉडीगार्ड दौड़कर आया तो विराज ने उसके मुंह को पकड़कर दीवार पर चिपकाते हुए कहा, अगर मेरी सानवी के लिए एक शब्द भी गलत बोला ना तो तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगा। विराज का गुस्सा देखकर उस बॉडीगार्ड ने कांपती हुई आवाज में कहा, गलत गलत कहां बोला, सही तो बोला। विश्वास नहीं तो जाकर अंदर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। विराज ने उस बॉडीगार्ड को छोड़ दिया था, मगर उसकी कई बातों को नहीं छोड़ पा रहा था। विराज को ये सब बातें सोचते हुए एक एहसास हुआ। उसने अपने आप से कहा, आखिर कितना इंतजार करती बेचारी। गलत तो मैंने उसके साथ किया, शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी इस इंतजार में थक जाता, मगर फिर भी मुझे सच जानना होगा। विराज सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। अपने ऑफिस के अंदर सानवी अपने डेस्क पर चुपचाप बैठी थी। सामने आंखों में हवस लेकर देव वाधवा बैठा हुआ था। तभी सानवी ने धीरे आवाज में पेपर्स को उसके आगे करते हुए कहा, ये रहे सारे पेपर्स। अब ये कंपनी आपकी बहन की हुई मिस्टर वाधवा, अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर देव वाधवा जोर जोर से हंसता हुआ बोला, समीरा तो इस कंपनी का ऑक्शन करके पैसा कमा लेगी, मगर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरी मेहनत का भी तो मुझे कोई फल मिलना चाहिए। वाधवा की बात सुनकर सानवी ने गुस्से से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर वाधवा? तभी वाधवा ने अपने सामने रखी चेयर को साइड में करते हुए कहा, मैं क्या चाहता हूं ये तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। मैं तुम्हारी इस कंपनी का सारा कर्जा भूल जाऊंगा। बस तुम अपने उस मरे हुए पति को भूलकर आज रात मेरी बाहों में। इससे पहले कि वाधवा की बात पूरी हो पाती, सानवी ने वो पेपर्स उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ये पेपर्स लो और निकलो यहां से। वाधवा पेपर्स लेने के लिए आगे आया, मगर पेपर्स की जगह उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया था। तभी सानवी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। वाधवा ने सानवी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे चिल्ला लो जाने मन, जितना चाहे चिल्ला लो, मगर कोई फायदा नहीं है। आज तुझे कोई नहीं सुनने वाला। वाधवा ने सानवी को दबोच लिया था। सानवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। ये सुनकर वाधवा जोर जोर से हंसता हुआ बोला, जानू, तुझे आज कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक आदमी, देव वाधवा। इससे पहले वाधवा की बात पूरी हो पाती, एक धमाके के साथ कैबिन का डोर टूट गया। धूल और लकड़ी के टुकड़ों के बीच एक साया खड़ा हुआ था। सानवी और वाधवा दोनों ने पलट कर देखा। एक पल के लिए सानवी के होश उड़ गए थे, उसकी सांसें रुक गई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, विराज। आखिर अब क्या होगा? क्या विराज सानवी को वाधवा के चंगुल से बचा लेगा? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सानवी को अपनी कंपनी भी बेचनी पड़ रही है? क्या सानवी विराज को आसानी से अपना लेगी? क्या विराज सानवी को अपना असली सच बता देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।